देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ ज्योग्राफी, है ना। सोशल स्टडी का ही सब्जेक्ट है। और इससे पहले हम जो है बेटा साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ चुके हैं अब कई सारे चैप्टर्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो चैनल पे। और आज आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, बेसिकली पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और बिकॉज़ इससे क्या होगा कि कुछ कुछ बच्चों को क्या बुक वाइज पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी समझेंगे। ओके, तो बने रहिए, देखते हैं टिल द एंड, है ना। अंत तक ज़रूर देखें, तभी पता पड़ेगा आपको कि जो वीडियो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ओके, तो पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या होता है कि आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। तो इतनी लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि जो है स्कूल जा रहा था अगेन, फिर से वापस से सभी लोग छुट्टियों के बाद जो है स्कूल जाते हैं, तो उसने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड था उसके बगल में, स्कूल के बगल में, वो जो है वहाँ पे खुदाई वुदाई चल रही थी। और पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग बागों ने कहा कि यहाँ पर इस खुदाई इसीलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्डिंग बनेगी बहुत बड़ी, और बिल्डिंग बनने के बाद में जो फ्लैट्स होते हैं रहने करने के लिए, लोगों बागों के लिए, वो बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और रबी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। और वो जो है रोने लगा देख के ये सब सारी चीज़ें, उसको रियलाइज़ हुआ, उसको याद आई कि बहुत अच्छा प्लेग्राउंड था वो, सॉफ्ट ग्रास थी उसकी, घास बहुत अच्छी थी, उसके फूल भी बहुत अच्छे थे, मारीगोल्ड्स के फूल थे, बटरफ्लाइज थी, बहुत सारी चीज़ें, ये अब नहीं रहेंगी, ये चली जाएंगी, गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो वो रोने लगा। और ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, और ये सारी फीलिंग्स उसने अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर की, है ना, जब वो स्कूल पहुंच गया था। तो इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। और प्रिंसिपल भी बोलने लगी ये सारी बातें कि देखिए आपके आसपास का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, कैसे बदल रहा है ना। बड़ी सैडली, बड़ी उदास होके, ठीक है, निराश होके ये बात बोलने लगी प्रिंसिपल सभी बच्चों से। अब इन द क्लास रबी आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो रबी जो है क्लास में पहुंचते ही टीचर से पूछा कि मैम ये एनवायरनमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल मैम ने एनवायरनमेंट कहा कि एनवायरनमेंट जो है आपका बदल रहा है, तो एनवायरनमेंट होता क्या है। तो वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर ने कहा कि जो भी कुछ आप देखते हो अपने आसपास सराउंडिंग्स, वो सभी इन्वायरमेंट है। ठीक है, बेसिकली पर्यावरण जिसे बोलते हैं, आपके आसपास की चीज़ों को पर्यावरण ही कहा जाता है। Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classrooms, even that open field, the roads, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रबी ने सोचा यार, और वो बोलता है एक चिल्ला के कि इसका मतलब ये सही स्कूल बिल्डिंग है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, क्लासरूम्स हैं आपकी, ठीक है, और खुले जो आपके मैदान हैं, रोड्स हैं, गार्बेज है आपका, कूड़ा करकट, और मेरे दोस्त, ये सभी इन्वायरमेंट के हिस्सा हैं क्या, पार्ट्स हैं क्या। तो ये बोलता है वो रबी। ठीक है, तो यस सेड द टीचर, टीचर बोलती है हाँ बिल्कुल है। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अब वो बोलती हैं कि रुको रुको, एक बात और बतानी है कि कुछ कुछ वस्तुएं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नेचर यानी कि भगवान, मतलब प्रकृति ने बनाई है। जैसे कि माउंटेन्स, पर्वत हमने नहीं बनाए, रिवर्स हमने नहीं बनाए, ट्रीज हमने नहीं बनाए, जानवर हम लोगों ने नहीं बनाए। ठीक है, अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। और कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने बनाई हैं, जैसे कि रोड्स हो गई आपकी, कार हो गई आपकी, क्लॉथ्स हो गए, कपड़े, बुक्स, किताबें, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने बनाई है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर ने बनाई है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, एनवायरनमेंट में दोनों टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अभी आपको एक पेयर में काम करना है, क्या कि आपको लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट्स के साथ। ओके, और क्लासमेट्स के साथ जो भी आपके साथ में बैठता है उसके साथ में आपको मिलके एक लिस्ट बनानी है, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें नेचर ने बनाई है, कौन सी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, कौन सी चीज़ें हमने बनाई हैं, कौन सी चीज़ें पर्यावरण ने बनाई है, सॉरी नेचर ने बनाई है ना, प्रकृति ने। फिर रबी, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो ये सभी लोग जो थे बहुत ही एक्साइट हुए कि हमें जो है एक लिस्ट बनानी है।
तो वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, फिर यही क्वेश्चन बार बार आता है कि इन्वायरमेंट आपका बदल क्यों रहा है। आस्क्ड इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ठीक है। तो फिर ये रिप्लाई मिलता है उसे कि ये हमारी ज़रूरतों के अनुसार जो है वो बदल रहा है, ठीक है। तो दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्यों? क्योंकि हमारी जो है ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट अ टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड, है ना। तो टीचर ने ये रिप्लाई करके कहा कि यार हम हमारी जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो हमारी बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे, और इसीलिए हम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके अपने आसपास के पर्यावरण को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, ना, अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब वहाँ बिल्डिंग्स लोगों को खरीदने की ज़रूरत थी, लोगों को घर की ज़रूरत थी, तो इसीलिए वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं ना। तो इस तरीके से समझना। तो इन्वायरमेंट इसमें और भी अच्छे से दिया गया है। इस बॉक्स में क्या बताया गया है कि इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इससे जो है हमारी लाइफ चलती है ना, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, ये बात आपको याद रखनी है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, इससे जो है आपको एयर मिलती है, आपके आसपास एयर पाई जाती है, वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है ना। इससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी हम पीते हैं, है ना। द फूड वी ईट, फूड भी इसी का हिस्सा है, फूड भी हम यहीं से लेते हैं बाहर से। द लैंड वेयर वी लिव, और जो ज़मीन हम जिस पर रह रहे हैं वो भी तो एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, तो फिर इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लेड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो ये बात आपको जो है समझनी है कि कैसे जो है अपन कार से चलाते हैं तो कार जो है एयर को पॉल्यूट कर देता है। वाटर की बात करें, वाटर को हम पॉट में ही पीना पसंद करते हैं। फूड जो है आपका वेसल्स में लेके खाते हैं। लैंड जो है उस पर फैक्ट्रीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप मॉडिफाई कर रहे हो एनवायरनमेंट को। ह्यूमन बींग्स जो है कार बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स आपका जो है क्या कर रहा है, मानव जाति पूरे एनवायरनमेंट को ख़त्म करने में लगा हुआ है, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरा मॉडिफाई करने में लगा हुआ है अपनी ज़रूरतों के अनुसार, ठीक है। तो ये जो है आपकी नोटबुक में काफ़ी अच्छा डायग्राम दिया है, इससे अभी समझेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं सब दिया गया बहुत अच्छे से, अभी बताऊँगा यार। देखेंगे, पहले पढ़ेंगे। From the above conversation, you understand that the place, people, things, nature that surround any living organisms is called environment। तो ठीक है, इससे तो आपके अंदर ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना, ऊपर की बात से, कि जो प्लेस हो गई, जगह हो गई, आपके लोग बाग हो गए, आपकी चीज़ें हो गई, थिंग्स हो गई, नेचर हो गया, है ना, जो आपके आसपास है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अब ये एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल चीज़ें भी पाई जाती हैं, ह्यूमन मेड भी पाई जाती हैं, तो हो गया क्या, कॉम्बिनेशन हो गया ना ये नेचुरल और ह्यूमन मेड का। तो वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आप देख लेंगे बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस आती हैं अर्थ पर। कैसे बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, देखो, बायोटिक में क्या होता है एक्चुअली, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक मतलब कि जो लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, यानी कि जीव जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बायोटिक क्या हो गई, ऐसा वर्ल्ड जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि लैंड हो गई आपकी, लैंड, एयर वगैरह, वाटर, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक सब्सटेंस हैं। तो ये बात याद रखना, बायोटिक मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक मतलब कि जो कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या हैं, अबायोटिक हैं, जीव जंतु नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिए, है ना। एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बना है, बेसिकली कंपोनेंट क्या होते हैं, जिस चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनती है उसे कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो आपका एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है, देखो, नेचुरल भी हैं, ह्यूमन मेड भी हैं, ठीक है। तो नेचुरल में अगर अपन देखेंगे, लैंड हो गया आपका, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, लिविंग भी थिंग्स, बायोस्फीयर मिलता है ना। तो ये अलग अलग स्फीयर्स आप पढ़ चुके हैं बेटा ज्योग्राफी की प्रीवियस बुक में, क्लास 6 की, तो समझ लेना, है ना, पढ़ा ही होगा, पढ़ के ही आए हो। ह्यूमन मेड में क्या होता है, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, पार्क बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, ये सब हमारा ही किया जा रहा है, ठीक है। और ह्यूमन भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा, है ना, खतरनाक
प्राणी, है ना, पूरे अर्थ का। तो एक इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल ने इसने फैमिली बनाई, फैमिली ने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी ने रिलीजन बनाए, रिलीजन फिर उसके बाद में एजुकेशनल चीज़ें हो जाती हैं आपकी, और इकोनॉमिक अपनी जो है अर्थव्यवस्था हो जाती है, पैसा वैसा लेन देन इधर उधर, मार्केट सप्लाई और खाना वाना पीना सब कुछ इकोनॉमिक में आ जाता है। पॉलिटिकल सिचुएशन, आपने एक देश बना लिया, उस पर राज करना है ना, उस पर जो है आपको उसको चलाना है, राजनीति करनी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, है ना, अंडरस्टैंड कर लेना। तो देखेंगे द नेक्स्ट पेज, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में अगर अपन देखेंगे तो उसकी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसका क्रिएशंस, उसने क्या क्या बनाया है, और वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे से कैसे डिपेंडेबल हैं, तो ये बताया गया है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ओके, तो अब देख लेंगे। देखो एनवायरनमेंट का ये वर्ड ओरिजिन दिया गया, एनवायरनमेंट कहाँ से आया है शब्द, तो फ्रेंच के एक वर्ड से आया है, एनवायरनर। ओके, तो एनवायरनर मतलब होता है नेबरहुड, मतलब कि पड़ोस। ठीक है, तो अपने आसपास की चीज़ें होती हैं ना, आसपास में कोई पाया जाता है तो उसे पड़ोसी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना बेटा। अब देख लेंगे आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है, तो देखेंगे। अब नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे पहले, है ना, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले जो प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के हिस्सा हैं। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास 6 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जो आपके मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये आपका चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी का, उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और आपका बायोस्फीयर, ये चारों स्फीयर जो है बहुत अच्छे से समझाया है। पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स, है ना। तो इन डोमेन्स के बारे में यहाँ भी बहुत अच्छे से दिया गया है ना, एक शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में। तो पहले लिथोस्फीयर जान लेते हैं। लिथोस्फीयर एक्चुअली होता क्या है कि ये सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो अपन रह रहे हैं वो पूरा जो है लिथोस्फीयर है। जो लैंड वाला हिस्सा है पूरा पानी को छोड़ के, जो लैंड ज़मीन वाला हिस्सा है, जैसे सॉलिड क्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि आपकी अर्थ मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे के चैप्टर में 2 में बताया गया है कि अंदर का भाग मेंटल, उसके ऊपर कोर, सॉरी ये कोर है, ये मेंटल है, और ये ऊपर का जो भाग है अर्थ का वो क्रस्ट कहलाता है। तो सॉलिड क्रस्ट हो गया, टॉप लेयर हो गई अर्थ की, उसी को ही लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब ये बना किससे है, ये बात आपको याद रखनी है। ये रॉक से, मिनरल्स से बनता है, और ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से भी बनता है। इसके ऊपर मिट्टी विट्टी वगैरह आप देख सकते हो, लैंड पे ही तो मिलती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। तो इसके पास देख लेंगे आप इरेगुलर सरफेस, आपको एक जैसा चपटी, एक जैसी ज़मीन नहीं मिलेगी आपको चपटी सब जगह, है ना। कहीं कहीं आपको अलग अलग वो मिल जाएंगे, है ना, ऊंचाई मिल जाएगी। कहीं कोई ज़मीन छोटी है, कोई ज़मीन कम ऊंची है, कोई ज़मीन कम ज़्यादा ऊंची है। तो इस तरीके से, जैसे कि माउंटेन्स बहुत ऊँचे होते हैं, प्लेटूज थोड़े कम ऊँचे होते हैं, प्लेन्स तो बहुत ही कम ऊँचे होते हैं। तो इस तरीके से वैलीज़ मिल जाएंगी आपको, 2 पहाड़ों के बीच में ऐसे जो है रास्ता जाता है, वैलीज़ होता है, उसको वैलीज़ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। ओके, अब लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो लैंडफॉर्म्स बेटा याद रखना कि आपके कॉन्टिनेंट्स में भी मिलते हैं और आपके ओशियन फ्लोर्स में भी मिलते हैं। अब देखो कैसे, जैसे ये आपकी ज़मीन है, ये तो हो गई आपकी, क्या हो गई, कॉन्टिनेंट। अब ये आपका है पानी, है ना। तो ये पानी के नीचे जब आप पानी के नीचे भी तो ज़मीन पर जाओगे ना, पानी के नीचे भी तो ज़मीन है, तो इसी को ही ओशियन फ्लोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो जैसे आप ज़मीन अपने घरों में भी तो रहते हैं ना, फ्लोरोटाइल्स बोलते हैं जैसे आप ज़मीन वाला हिस्सा, तो ऐसे ही ओशियन फ्लोर्स में भी ज़मीन है। और आपके कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ज़मीन जो मेनली आप जिस ज़मीन पर खड़े हो, जिस पर रोड्स वोड्स वगैरह बनी है, वो भी एक ज़मीन है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कहाँ का लिथोस्फीयर आपका है। और लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर हमको देता है। ये डोमेन हमको फॉरेस्ट देता है, जंगल देता है, यहीं पे उगते हैं। ऐसे ग्रेजिंग वाला चारा वगैरह, जो सारी चीज़ें जो ज़मीन होती हैं, चारागाह, है ना, तो ग्रासलैंड्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको देता है, लैंड पर ही होती हैं ये सारी चीज़ें, है ना, चरने वाली ज़मीन। एग्रीकल्चर के लिए हमें देता है, खेती बाड़ी करने के लिए, मानव बस्ती बचाने के लिए। कहाँ रह रहे हैं हम, हवा में थोड़ी ना उड़ रहे हैं। तो नीचे जो लैंड पर रह रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो हम वहीं पे तो बनाते हैं अपनी बस्तियाँ, वहीं पे तो घर बना रहे हैं खोद के।
और इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर में जो है आपके मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मिनरल क्या होते हैं, व्हाट इज़ मिनरल, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी इन द आपके अपकमिंग चैप्टर्स, या फिर शायद नहीं दिया होगा तो इन द अपकमिंग क्लासेस में आपका दिया है बहुत अच्छे से। ओके, मिनरल्स बेसिकली होता है यही है, मैं आपको बता दूं, मेटल्स जैसे कि आप सारी चीज़ें आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आजकल लोहे वगैरह, लंगड़ की लोहे वगैरह, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें जो है मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, कोयला वोयला हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी सब मिनरल्स रहती हैं। ठीक है, तो ये आपके ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली जाती हैं। ओके, तो होप शो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब देखेंगे, अब आ जाएगी बारी आपकी हाइड्रोस्फीयर की। तो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एट्स हाइड्रोस्फीयर। अब इसमें हाइड्रोस्फीयर में आपका पूरा पानी पाया जाता है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से पानी होता है, मिलता है ना। पानी के कौन कौन से सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से पानी आपको प्राप्त हो सकता है, रिवर से, नदियों से, झीलों से, समुद्रों से, महासागरों से। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतुओं के लिए ये जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके बेटा, अब देखते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की बात कर लेंगे। तो जो भी आप एयर आपका आपके आसपास देख रहे हो, है ना, हवा देख तो नहीं पाते हो लेकिन महसूस कर लेते हो क्योंकि सांस उसी से ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर उसी में ही आती है पूरी। एटमॉस्फेयर जो है एक थिन लेयर ऑफ एयर है ना, पतली लेयर, एयर की चादर एक तरीके से, जो कि आपके अर्थ को ओढ़े हुई है। सराउंड्स द अर्थ, जो कि आपके अर्थ के चारों ओर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ये चादर को कौन पकड़ के रखा हुआ है, अपना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। कोई भी चीज़ न्यूटन ने खोज की थी इस चीज़ की, ग्रेविटी की, कि एप्पल आके उनके सर पे गिर गया था, है ना, एक एप्पल आके उनके सर पे गिर गया था। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है आपकी फॉल डाउनवर्ड्स, वो नीचे गिर जाती है ग्रेविटी के कारण। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ क्या करती है, उसको अपने ऊपर खींचती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। तो वो एयर की ब्लैंकेट जो है आपकी अर्थ पर, जो एयर की ब्लैंकेट है ये ऐसे खींच रही है ना अर्थ, तो इस तरीके से वो कहीं जाती नहीं है, ये चादर जो है वो ऐसे ही ओढ़ के रहती है फिर आपकी अर्थ। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो ये जो है आपकी लेयर जो है अर्थ एयर की, एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या करती है, आपको हार्मफुल रेज से, जो सूरज से जो आती है ना रेज, है ना, किरणें जो आती हैं वो थोड़ी हार्मफुल रहती हैं, तो इससे बचाने का काम भी कौन करता है, आपकी एटमॉस्फेयर करती है। ठीक है, ये बात याद रखना। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें कई सारी गैसेस पाई जाती हैं, आपको पता होगा। डस्ट, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस 1% पाई जाती हैं ना, लिख नहीं रहा हूँ, सुनाई दे रहा होगा आपको, है ना, एक बार रिकॉल हो जाएगा। डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, है ना, वाटर वेपर मतलब कि पानी का भाप के रूप में आप देखते हो ना, भाप बन के उड़ता है गर्म होके, तो वो भाप के रूप में भी पानी आपका आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, ठीक है, तो ये मान लो कि वहाँ का मौसम भी बदलता है, वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट भी बदलता है। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट आपकी क्लास, आपकी ही साइंस की बुक में दिया गया है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको देख लेना, मज़ा आ जाएगा, वेदर एंड क्लाइमेट पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर जो है चौथा इकलौता, इसमें क्या आ जाते हैं, ये तीनों स्फीयर आपके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। इसमें पूरा प्लांट और एनिमल किंगडम है ना, मतलब कि पौधे और जीव जंतु, और द लिविंग वर्ल्ड, है ना, बायोस्फीयर को लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके, लैंड, वाटर, एयर, है ना, अपने आसपास में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, और ये जो है आपको सपोर्ट करते हैं लाइफ करने में ना, लाइफ बनाने में, है ना। इसके बिना तीनों के, अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिस हो जाती है तो फिर आपकी लाइफ जो है वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि तीनों से मिलके ही बायोस्फीयर बनता है, जिसमें पूरा प्लांट और एनिमल किंगडम आता है। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम, पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या है, देखेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। बेटा इस चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि पूरा फर्स्ट चैप्टर है,
छोटा चैप्टर है, कवर कर लेंगे इसी को ही, है ना, एक ही वीडियो में ही। वैसे मैं पार्ट्स में पढ़ाता हूँ, अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन इसी में ही कवर कर लेंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर थोड़ा सा और बचा हुआ है बस, ठीक है। अब देख लेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है कि पहले इकोसिस्टम जान लेते हैं परिभाषा से कि इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो ये बात आपको ऐसे समझनी है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो हैं सभी जीव जंतु, ठीक है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, वो साझेदारी करते हैं। कैसे, एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, जैसे कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स से इन्वायरमेंट में जहाँ वो रह रहे हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर आप, ये इकोसिस्टम है एक तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट है ना, तो जंतु, जीव जंतु वगैरह आते हैं, देखो पानी, तालाब भी है, ये एक इकोसिस्टम हो गया। यहाँ पर जीव जंतु कई सारे आते हैं, पानी पीते हैं, तो ये इंटरेक्ट कर रहा है। पेड़ पौधे हैं, लीव्स वगैरह, ग्रास वगैरह भी है वहाँ पे पाई जाती है, तो जीव जंतु ग्रास वगैरह भी खाते हैं, लीव्स वगैरह भी खाते हैं, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है ना। और फिर कुछ जीव जंतु ऐसे भी आते हैं जो कि इनको भी खा जाते हैं, जीव जंतुओं को ही खा जाते हैं, है ना, जो कि मांसाहारी होते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम हो रहा है। तो इकोसिस्टम जो है बेसिकली एक दूसरे पर सारी चीज़ें जो है डिपेंडेबल रहती हैं, और ये सब मिलके एक जगह रहते हैं, और ये उस जगह का इकोसिस्टम बोला जाता है। और सब लोग अपने मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बेसिकली इकोसिस्टम इसी को बोलते हैं, कहीं का भी इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे एट एन एनसीसी कैंप में रवि की जो क्लास थी रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग एंड जैसी एक्सक्लेमेंट व्हाट अ हैवी डाउनपोर, ठीक है। तो जैसी ने बोला कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो बोलती है काफ़ी जो है बारिश हो रही है, ठीक है, और इसने मुझे केरला की याद दिला दी मेरे घर की। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। तो वो बोलती है कि यार तुम लोगों को छुट्टियों में इस बार केरला ही आना है, वहाँ देखेंगे आप कितनी ज़्यादा जो है बारिश होती है, और बारिश थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश होते होते जो हरे हरे मैदान है वो कैसे कि बहुत ही खिल उठते हैं। कोकोनट प्लांट हैं वहाँ पे, है ना, कोकोनट प्लांट्स यानी कि वहाँ पे नारियल वारियल की खेती की जाती है, ओके, प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से तो एनसीसी कैंप में ये वाली बात होती है ना। तो इस तरीके से जैसी को याद आया, बड़ा ही अच्छा कि हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम। अब हीरा ने भी अपने जो है भावनाओं को व्यक्त किया, बताया उसने कि वी गेट नो रेन्स, हमें तो कोई बारिश ही नहीं होती है ना, क्योंकि वो जैसलमेर से है। वी सी ओनली कीकड़ एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट है ना, तो जितनी दूर तक हमारी नज़रें जाती हैं वहाँ पर आपको केवल कंकड़ ही कंकड़ मिलेंगी, रेत मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे जैसलमेर में। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। लेकिन रवि बोलता है कि यार तुमको वहाँ पे वो भी तो मिलते हैं, ऊँट, है ना, जैसे सिप बोला जाता है डेजर्ट का, ठीक है। तो ये पेज और बचा हुआ है। हीरा बोलते हैं, ठीक है, कि नॉट जस्ट कैमल्स ही नहीं मिलते, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो मैं ये सारी चीज़ें, खतरनाक प्राणी भी मिलेंगे वहाँ पे, है ना, छिपकली मिल जाएगी, स्नेक्स, सांप मिल जाएंगे, बहुत से वो भी मिल जाएंगे तुम्हें अरे इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, है ना, अलग अलग टाइप्स के। तो ये बात याद रखनी है। रवि सोच में पड़ गया। वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि सोचता है यार कि जो एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, जो वेजिटेशन है मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कहाँ, जगह से जगह के अनुसार, है ना, प्लेस टू प्लेस, है ना, आपकी अलग जगह पर अलग चीज़ें पाई जाती हैं, किसी दूसरी जगह पर दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। और लोगों का रहने का तरीका भी अलग रहता है वहाँ का, है ना, किसी जगह पर कैसे लोग और दूसरी जगह पर कैसे लोग। तो इस तरीके से आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सभी लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? तो यस, वेरी मच सो, बहुत ज़्यादा, टीचर ने रिप्लाई किया, ठीक है। कैसे रिलेटेड है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हो गए सारे, सभी एनिमल्स हो गए, सभी ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, एक दूसरी अपनी सराउंडिंग्स पर ही क्या करते हैं, वो डिपेंडेबल है, ठीक है, अपने आसपास पर ही डिपेंडेबल है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। और अक्सर आप देखते हो ये जो हैं एक दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे कि
This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. तो ये रिलेशन, ये संबंधी क्या कहलाता है? ऑर्गेनिजम्स का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से संबंध होना या अपनी सराउंडिंग से संबंध करना, मतलब संबंध रिलेशन रखना, क्योंकि आप एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। अकेले तो आप ऐसे जीवन यापन कर नहीं पाएंगे, जीवन जी नहीं पाओगे। आपको पानी पीना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा बाहर लेने के लिए, आपको खाना खाना पड़ेगा तो खाना बाहर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सराउंडिंग्स हो गई आपकी, सारी चीज़ें आपको बाहर से ही लेके आनी पड़ती हैं, घर पे तो आपको कोई देख के नहीं जाता है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम आपका ये बनता है ना, कि रिलेशन होता है ये ऑर्गेनिजम्स और आपकी सराउंडिंग्स के बिटवीन। तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम तो सब जगह का हो सकता है। जैसे एक बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर रेन बरसती है, रेन फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। आपकी ग्रासलैंड हो गए, घास के मैदान, वो भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं, वहाँ का अलग इकोसिस्टम होगा, है ना। डेजर्ट हो गए आपके, रेगिस्तान, वहाँ उसका भी अलग इकोसिस्टम होगा, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह, ये सब अब एक दूसरे से डिपेंडेबल हैं, है ना। माउंटेन्स हो गए आपका, लेक हो गए, रिवर, ओशियंस, ये जहाँ तक कि एक स्मॉल जो पॉन्ड या तालाब होता है उसका भी एक अलग इकोसिस्टम होता है ना। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो तालाब का ही तो इकोसिस्टम है। यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, फूल पत्ती देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट की लास्ट टॉपिक है, बने रहिए। देखिए मानव एनवायरनमेंट में क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, मॉडिफाई कर रहा है इसको अपने अनुसार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढाल रहा है उसको, बदल रहा है। पुराने के ज़माने के जो आदमी थे, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। पुराने ज़माने के जो आदमी थे उन लोगों ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ ही अपने आप को ढाल लिया था, लेकिन आजकल का आदमी नहीं ढाल पा रहा है, ठीक है, वो बदलने में लगा हुआ है। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ जीते थे। फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और अपनी पूरी ज़रूरतों का सामान जो है वो नेचर से ही प्राप्त करते थे, केमिकली कुछ भी नहीं बनाते थे, ठीक है। विथ टाइम नीड्स क्रियू एंड बिकम मोर वेराइड, है ना। जैसे जैसे समय निकलता गया, ज़रूरतें बढ़ती गई, उसने खोज करना स्टार्ट कर दिया, चीज़ अभी बदलती गई, ठीक है। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो मानव ने कुछ सीखा, तो यही सीखा कि इन्वायरमेंट को कैसे बदलना है, कैसे तबाह करना है, ठीक है। हालांकि पूरी तरीके से कुछ कुछ जो है बचाने में लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आई रिस्पेक्ट देम। तो इस तरीके से तो ये बात याद रखनी है, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन लोगों ने क्या किया कि क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और डोमेस्टिकेट, फसलें उगाना का स्टार्ट कर दिया, है ना। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पालतू जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। सेटल लाइफ मतलब कि घर बना के एक जगह पर पर्टिकुलरली वहीं पे ही खेती किसानी कर रहे हैं और लाइफ अपनी जी रहे हैं, ठीक है। एक जगह पर अपना घर बना के रहना सेटल लाइफ कहलाती है, ठीक है। हम आजकल यही करते हैं, क्योंकि पहले ज़माने का इंसान जो था, वो पहले ज़माने का जो इंसान था वो इधर से उधर जाता था खाने की तलाश में और घूमता रहता था। वंडरर कहलाते थे, उसको वंडरर कहते थे, ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड हुआ, है ना। पहिए का भी आविष्कार कर दिया, फूड को उसने जो है संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा अमाउंट में उसने उगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा उगा रहा है फसलों को, और क्या कर रहा है फिर उसको बचा के रख रहा है। बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया, मतलब कि पहले जो है बार्टर सिस्टम चल रहा था, जिसमें कोई भी वस्तु अगर अपन किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसके बदले कोई चीज़ देनी पड़ती थी, ठीक है। अभी अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें आपको केवल क्या देनी पड़ती थी, चीज़ देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। ट्रेड स्टार्ट हो गया, है ना, व्यापार स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हुआ, वाणिज्य डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो आजकल। इंडस्ट्री लगी, बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, है ना। अब ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेंगी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, वाहन भी बन गए थे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, इधर से उधर सारी चीज़ों को ले जाया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया। बिकम फास्टर, बहुत तेज़ी से बढ़ा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन्फॉर्मेशन भी रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, सूचना क्रांति भी आई, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन हुआ एक दूसरे जगह पर। आप फ़ोन जो देख रहे हो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का ही जो है एक उदाहरण है। इससे आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी देश में बात कर सकते हो, कितनी भी दूरी पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने की,
हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। तो आपने कभी सोचा है कि आपको क्यों पसंद है जूसी वाटरमेलन आप खाते हो समर में, और रोस्टेड पीनट्स जो हैं, जो मूंगफलियाँ होती हैं, वो आप विंटर में खाते हो। तो ये ऐसा क्यों पसंद है आपको हॉट? तो जाहिर सी बात है, समर में आपको जो है पानी ज़्यादा चाहिए, और विंटर में जो है आपको क्या चाहिए कि गरम गरम चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये बात याद रखनी है आपको कि एक बैलेंस बना के रखना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये बात भूलनी नहीं है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो ह्यूमंस को ये सीखना चाहिए रहना, है ना, और ये इन्वायरमेंट को बचाना सीखना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, हारमोनियस वे में, है ना, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, है ना, अपना भी काम हो जाए और इन्वायरमेंट का भी नुकसान ना हो, इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। तो न्यूरी एक बच्ची है, लड़की है मिजोरम की, वो बोलती है रवि की क्लास में कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी सराउंडिंग है, हरा भरा है सब कुछ, है ना, प्लेस बहुत अच्छी है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो क्या होगा, रवि जो था अपसेट था प्लेग्राउंड की वजह से, तो न्यूरी ने उसको इनवाइट किया कि घर पे आइए मेरे, है ना, वेकेशन जो छुट्टियों में आना और देखना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें हरा भरा देख के गार्डन। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज, एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो ये सभी चीज़ों की एक्टिविटीज़ पीपल की जो हैं उनकी ड्राइंग बनानी है, और हाउसेस की ड्राइंग बनानी है, प्लेसेस की ड्राइंग बनानी है जहाँ भी वो जाएँ, है ना, हॉलीडेज़ में। तो इस तरीके से तो ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर तो पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आप, है ना। तो एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको करनी है या नहीं। और अगर आप पैसे भी कर सकते हो खुद से भी, तो खुद से भी कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया है। सारी क्वेश्चन आंसर्स का आपको क्वेश्चन का आंसर इसी में से ही मिल जाएगा, इन सभी बुक में से, ठीक है। वरना नहीं आएंगे तो मैं खुद ही करा दूंगा। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं जल्दी। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है बनाया जाता है। तो 5 जून को हर साल ये बात याद रख लेना कि इन्वायरमेंट को याद करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, जिससे कि इन्वायरमेंट के प्रति हम अपने आपको डाल सकें और इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, ठीक है। बार्टर सिस्टम में मैंने बताया कि वस्तुओं का इधर से उधर आप क्या करते हो, बदलाव करते हो, यानी कि जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हो तो अपनी उस वस्तु को देते हैं, उस वस्तु को, मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो उसके बदले आप अपनी चीज़ को देना पड़ता है। इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो बिना यूज़ ऑफ मनी के आप किसी भी चीज़ को बदलते हो, है ना। अभी आप अगर कुछ चीज़ लेने जाते हो तो उसके बदले पैसे देते हो, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ चीज़ अगर आप खरीदने जा रहे हो तो उसके बदले जो आपके पास चीज़ें हैं वो आपको देनी पड़ती थी वहाँ पर, है ना। तो इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ओके। तो ये बात याद रख लेना बेटा। चलो, वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बता देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, है ना, ऐसे बच्चों तक ज़रूर पहुंचा देना। अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरी है तो मैं इन द नेक्स्ट वीडियो समझा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर 2 में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।